चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सामने क्वेश्चन दिए हुए हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सारे आपको यहाँ पर देखने हैं, जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एससीसी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। और जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब कैग के पद का सुझाव दिया गया है। कैग के पद का सुझाव दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 1909 लगाएं कि 1935 लगाएं कि 1919 लगाएं या 1947। तो भाई 1919 की बात करें या 1909 की बात करें तो ये बहुत पहले की बात है, जब एक कुछ नियम बनाए जा रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। बट अगर हम देखें तो भाई महालेखा परीक्षक नामक पद का जो सुझाव दिया गया है, वो सुझाव कब दिया गया है, वो सुझाव कब दिया गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा 1935 में इसका सुझाव दिया गया। 1935 में इसका सुझाव दिया गया। और 1935 में क्या सुझाव दिया गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब जिसको हम कैग बोलते हैं की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल कितना होता है, तो बेटा इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो की आयु तक होता है। सीएजी को क्या होता है कि राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, मतलब नहीं हटा सकता, बल्कि उसे उसी रीति से और उसी आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो अनुच्छेद 148 भाग 4 के अंतर्गत अगर हम देखें, सेवानिवृत्ति के पश्चात भी सीएजी किसी अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं राज्य की लोक निधियों के सभी जितने पद हैं, भारत सरकार ने 1919 के तहत ऑडिटर के पद को सृजित किया जाता है, जो भारत के राजस्व के व्यय को लेखा जोखा देखता है। यह अधिनियम देखो क्या दिखा रहा है भाई, ये दिखा यह भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत ऑडिटर जनरल, जो ऑडिटर जनरल की बात कर रहे हैं, के पद को सृजित किया गया, जो भारत के राजस्व के व्ययों को लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। यह अधिनियम लेखा परीक्षा विभाग के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि महालेखा परीक्षक को वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इस पद पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक का सुझाव दिया गया। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी लोग जो चैनल पे नए हैं, फटाफट यहाँ पर जो है चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो 1773 का विनियामक अधिनियम या 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम या 1793 का चार्टर अधिनियम या 1813 का चार्टर अधिनियम। तो 1773 या 1784, 1773 या 1784, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1773। 1773 अगर हम देखें तो हम लोग इसी पे जा रहे थे, 1773 का विनियामक अधिनियम। 1773 का विनियामक जो अधिनियम था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, और इसकी जो सबसे पहली जो जज बनी थी वो थी एलिजा एम्पे। वो कौन सी बनी थी, एलिजा एम्पे थी। तो देखिए यहाँ 1773 की अगर हम लोग बात करें, जो विनियामक अधिनियम बनाया गया था कोलकाता में एक पहला सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की स्थापना करी गई। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की स्थापना करी गई। इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन सी थी, तो एलिजा एम्पे थी तथा चैम्बर्स, लेमोस्टर एंड हाइड अन्य न्यायाधीश भी थे। चैम्बर्स, लेमोस्टर और हाइड न्यायाधीश भी थे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। क्या महात्मा गांधी थे, कि बी आर अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या बी एन राव। तो भारत में संविधान का निर्माता कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बी आर अम्बेडकर को ही माना जाता है। बी आर अम्बेडकर ही जी हैं। तो यहाँ पे देखिए क्यों, तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का सभा अध्यक्ष कौन था। भारतीय संविधान में सभा का अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय संविधान में जो सभा का अध्यक्ष था, संविधान सभा का अध्यक्ष था, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, तो भाई देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई थी, तो जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। कब बनाया गया था, 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में निर्वाचित कर दिया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।
तो यहाँ पे हृदय और आत्मा किसे कहा गया है, जल्दी से आप लोग आंसर देखते रहिएगा और सारी चीज़ें हम लोग इसी में निपटाते रहेंगे। तो भाई बी आर अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर बाबा राव अंबेडकर जी ने हृदय और आत्मा किसे कहा गया है, तो भाई देखिए सी ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, संविधानिक उपचारों का अधिकार, संविधानिक उपचारों का अधिकार है। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है, अनुच्छेद 32 में है, संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है, संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। चलिए अब संविधान का प्रारूप पूरा कब हुआ, तो संविधान का प्रारूप 26 जनवरी 1950 को पूरा हुआ, 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ, या 26 दिसंबर या 30 नवंबर। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भाई प्रारूप जो पूरा हुआ, वो जो पूरे होने की बात कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह से पूरा हुआ 26 नवंबर 1949 को, जिसमें कुछ ही आर्टिकल यहाँ पे लागू कर दिए गए थे, पर पूरी तरह से जो आर्टिकल लागू हुए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने आंसर देख ही लिया है कि भाई सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा और संविधान के प्रारूप पर तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला और 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ तथा इसी दिन संविधान द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया तथा संविधान का प्रारूपण हुआ। संविधान सभा को 284 संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और इसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 8 थी, जिसमें सरोजनी नायडू थी, हंसा मेहता थी, दुर्गाबाई देशमुख थी, ये सब प्रमुख थी। संविधान सभा के निर्माण में कुल 2 वर्ष, कितने समय लगा, 2 साल लगे, 2 साल 11 महीने, ठीक है, 11 महीने, 2 साल 18 दिन, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। कई जगह पे 3 घंटे भी लिखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा, 3 घंटे भी लिखे हुए हैं। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख, कितना रुपया खर्चा हुआ, 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, 11 बैठकें हुई थी और 114 दिन का विचार हुआ था, 114 दिन का विचार हुआ था। और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, इसको आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के सदन, जो प्रारूप समिति के सदन थे, गठन 29 अगस्त को 1947 को हुआ था, जिसमें देखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, अध्यक्ष थे, डॉक्टर गोपाल स्वामी अयंगर थे, के.एम. मुंशी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे और सैयद एम सादुल्ला थे, बी.एल. मित्रा जो बाद में एन माधव राव बने, डीपी खतान मृत्यु के पश्चात जो कौन बना था, खेतान की मृत्यु के पश्चात बने थे टीटी कृष्णमाचारी बन गए थे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, भारतीय संविधान के जो मद हैं, ठीक है, के मद हैं की सूची सेकंड जिस देश से अपनाया गया है सुमेलित कीजिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कब अपनाए गए, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, राज्य संघीय संबंधों का समर्थी सूची कहाँ से लिया गया, भारतीय राज्यों का संघ और संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये सब कहाँ से लिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हम डी में ऑप्शन में आ जाते हैं, डी ऑप्शन। तो अगर हम डी ऑप्शन को देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए लिखा है भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखें किस में आ जाएंगे, ये आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और अगर हम मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, संघ राज्य समर्थों की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। और भारत राज्यों का संघ है, संघ में अधिक शक्ति निहित है, वो कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से ली गई है, ठीक है, कनाडा से ली गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा भारतीय संविधान के मत जहाँ देश से अपनाए गए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई और भारत राज्यों का संघ है वो कनाडा से लिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अब लिखा है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबिंबित
होता है। तो किस में प्रतिबिंबित होता है, मतलब अगर हम देखें संविधान के निर्माताओं का मत क्या था, कैसा मत था, उनका एम क्या था, क्या बनाना था, तो वो सारी चीज़ें आप खुद ही समझ गए होंगे कि मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व या मूल अधिकार या उद्देशिका, या क्या होगा उद्देशिका। तो राइट आंसर हो जाएगा उद्देशिका, जिसको हम लोग प्रियम्बल भी बोलते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देशिका शासन व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों लक्ष्यों का मार्गदर्शन करती है। संविधान का ये एक महत्वपूर्ण अंग है और इनके सिद्धांतों को समाहित करता है। संविधान निर्माताओं ने पूरा का पूरा जो भी आपने संविधान में देखा, समझा और जनता के लिए, जनता को लेकर जो भी सिद्धांत बनाए गए हैं, सारे दर्शनों को परिलक्षित करने के लिए ही संविधान की प्रस्तावना बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सर्व अधिकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है? न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, केंद्रीय प्रांतीय सरकारों का अधिकरण, या भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियाँ। तो राइट आंसर यहाँ पे बी वाला हो जाएगा, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारता, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारता। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ, ठीक है, किसने किया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने किया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है कि इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन, इस संबंध में उत्तरदायी शासन जैसे शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया है। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित किया गया, आरक्षित तो किया गया है और क्या किया गया है? हस्तांतरित किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, और जो भी इसके विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया है, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर के कार्यकारिणी के पास ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संविधान सभा के संघ संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर, जे बी कृपालनी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर या जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे देखिए संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति के अगर हम देखें तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए यहाँ पे जो हम संघ संविधान समिति के देख रहे हैं, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो BR अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति, ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपालनी थे। और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, समान अनुपात में सफ़ेद और समान अनुपात में गहरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिससे बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र होना चाहिए? तो जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू होंगे। आप खुद ही थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए, BR अम्बेडकर होंगे, राजेंद्र प्रसाद होंगे या सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा अगर देखें, संविधान सभा के सदस्य जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी और समान अनुपात में गहरे रंग का क्षैतिज तिरंगा होगा। इसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा। इस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेतृत्व में कमेटी का गठन किया और भारतीय संविधान सभा में इसे कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृत किया गया। इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपातकालीन प्रावधान, ठीक है, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका है कि किंगडम है, जर्मनी है या कनाडा है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जर्मनी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। तो अब देखिएगा, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं, जर्मनी से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन आदि प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और जो संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता जैसे चीज़ें जो हैं वो कहाँ से ली गई हैं? वो यूनाइटेड किंगडम से ली गई हैं। और संघात्मक विशेषताओं संबंधी प्रावधान कनाडा से लिए गए हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें फटाफट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीय संविधान में एक समान है?
तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो चाहे भारतीय संविधान में एक समान क्या है, क्या वो नागरिकता की बात कर रहा है या स्वतंत्र केंद्र एवं राज्य राज्यपालों की नियुक्ति या स्वतंत्र न्यायपालिका। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका दोनों ही देशों में एक समान है तथा शेष अन्य में भिन्नता है, शेष अन्य में भिन्नता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका। अब देखते हैं भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है क्योंकि न्यायिक पुनर्लेखन प्रणाली है या वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है या द्विसदनी विधायिका है और सामूहिक उत्तरदायी की प्रणाली है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला आंसर सही हो जाएगा, यह न्यायिक पुनर्लेखन प्रणाली है। ये क्या होता है, चलिए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो भारतीय संसद प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलेखन की व्यवस्था लागू है जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से इसलिए भिन्न है क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य विकल्पों में दी गई व्यवस्थाएं भारत और ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू हैं। अब लिखा है इनमें कौन सा संविधान सभा के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। ठीक है, तो कौन सा प्रारूप, के.एम. मुंशी, ए.एन.जी. अयंगर, बी.एन. राव या सादुल्ला। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी.एन. राव। बी.एन. राव जो थे जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो तो डॉक्टर अंबेडकर जी थे और इसके अतिरिक्त 6 सदस्य और थे। कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे, जिसमें एन.जी. अयंगर, बी.एल. मित्रा, के.एम. मुंशी, कृष्ण स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान थे। डी.पी. खेतान के बाद कृष्णमाचारी जी बन गए थे। तो बाद में मित्रा के स्थान पर माधवराव खेतान की जगह पे कृष्णमाचारी सदस्य बन गए थे। ठीक है, अब लिखा है किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, पिट का भारत अधिनियम या चार्टर 1833। तो यहाँ पे 1773 जो दिया है, 1773 जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो राइट आंसर यहाँ पे हो गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और सर एलिजा एम्पे इसकी प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लेके आया। द्विसदनी मतलब लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं, तो 1961 या 1919 या 1917 या 1915। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा, द्विसदनी विधायिका। तो यहाँ पे 1919 में अगर हम बात करते हैं तो 1919 को भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधानपालिका की स्थापना की गई। एक ऊपर सदन था, मतलब राज्य परिषद थी, राज्य परिषद मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का था और उसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित तथा 26 मनोनीत होते थे। और निचला सदन कौन था, जो केंद्रीय विधानसभा थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाती थी, जिसका कार्यकाल केवल 3 साल के लिए होता था, और उसके 44 सदस्यों में से 104 सदस्य निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। अब यहाँ पे लिखा है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी मतलब परमानेंट, तो स्थायी कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनको 11 दिसंबर को बनाया गया। और 9 दिसंबर को कहीं ना कहीं नॉन परमानेंट सच्चिदानंद, सबसे बुजुर्ग या सबसे सम्मानित सच्चिदानंद सिन्हा को ही बनाया गया था। तो राइट आंसर तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद होगा, क्योंकि 9 दिसंबर अभी मैंने बताया था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसकी अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। क्लियर है ना। अब लिखा है संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है, आप सभी जानते होंगे, जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी की बात आती है यहाँ पे। जवाहरलाल नेहरू, देखिए जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल का प्रस्ताव रखा, क्योंकि उद्देशिका मतलब हमारा संविधान क्यों बनाया जा रहा है, किस लिए बनाया जा रहा है, उसमें क्या क्या होगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इसमें मिलती है।
तो देखिए संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया और उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना, जिसे ही प्रेम्बल बोलते हैं। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे देखिएगा, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए। तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 12 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए थे, तो 12 अधिवेशन हुए थे, इनको ध्यान रखिएगा। 12 अधिवेशन हुए। तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और कुल अवधि 165 दिन हुए। संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर के लिए 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, जो लास्ट अधिवेशन था बच्चों, ये ध्यान रखिएगा फटाफट। अब लिखा है भारत के संविधान सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो समवर्ती सूची सोवियत संघ, इटली, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो देखिए भारत के संविधान में समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। किसके द्वारा, केंद्र के द्वारा निर्मित कानून ही माना गया है। इसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसे कहाँ शामिल किया गया है, 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए, आयरिश, यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर हो जाएगा आयरिश गणतंत्र से। तो देखिए यहाँ पे लिखा है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश मतलब आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे, और इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 83 में किया गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना। तो आप सभी को क्वेश्चन आंसर बहुत ही समझ में आए होंगे, और ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको देखकर खुद ही लग गया होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे बच्चे यहाँ पर जल्दी से जाएं और इसको चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और ये सभी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे यहाँ पे चाहे यूपी SSSC का पेपर दे रहे हों, चाहे SSC का दे रहे हों, चाहे PCS का दे रहे हों, चाहे IAS का दे रहे हों, चाहे BPSC का दे रहे हों, आप सभी लोग इसको शेयर करें, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको पेपर के लिए बहुत ही अच्छा योगदान मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, और हम लोग इसी तरह से लेक्चर आपको देते रहेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए यहाँ पर आपको सभी को धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।